इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। डीएनए एक बायोपॉलिमर है, बहुलक है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हमें ज्ञात है कि क्रोमोसोम वास्तव में डीएनए मॉलिक्यूल्स और हिस्टोन्स द्वारा बने क्रोमैटोसोम्स के कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग से बनी संरचना है। अब आज हम बात करने वाले हैं इस बेसिक मॉलिक्यूल के संरचना की, जो क्रोमोसोम का पार्ट है, जो वास्तव में किसी भी कोशिका की लाइफ प्रोसेसेस के लिए उत्तरदायी है, एंड इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर carrying over the information from one generation to the other. I'm Dr. Vibha Khanna talking on the subject. DNA जिसके संदर्भ में बात डार्विन ने भी की थी, मेंडल ने भी अपने जो नियम प्रतिपादित किए वो इसी पे थे, लेकिन ये क्या है वो ज्ञात नहीं था। 1953 में जब जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने रोसलिन और विल्किंस की एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स के आधार पे जब इस संरचना को प्रतिपादित किया था, उससे पहले यह ज्ञात था कि यह जो बायोपॉलिमर है इसकी इकाई संरचना न्यूक्लियोटाइड्स है। 1920 में ज्ञात हुआ था। यह फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है, जो एवरी के एक्सपेरिमेंट से ज्ञात हुआ था। लेकिन एक ऐसी संरचना जो इनके इन कार्यों को और इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सके, वो नहीं ज्ञात थी, और वो हमें 1953 में द डबल हेलिक्स के नाम से वॉटसन और क्रिक ने दी, इसलिए इसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं या डबल हेलिकल मॉडल भी कहते हैं। और इस खोज के लिए विल्किंस के साथ उनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला। यह जो बहुलक अणु है यानी बायोपॉलिमर मॉलिक्यूल है, यह वास्तव में मोनोमर्स, बायोपॉलिमर का मतलब है किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाने वाला वो मॉलिक्यूल जो सिमिलर यूनिट्स का बना हो, दैट इज मोनोमर्स का बना हो। और न्यूक्लिक एसिड में जो मोनोमर होते हैं, दे आर द न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके बारे में सबसे पहले 1920 में बात कर ली गई थी। जो न्यूक्लियोटाइड हैं, इसमें 3 अणु पाए जाते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, और तीसरा अपना फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये तीनों आपस में बॉन्डिंग करके बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दे फॉर्म अ यूनिट स्ट्रक्चर, जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। इस अणु में, मॉलिक्यूल में, यदि सिर्फ पेंटोज शुगर हो along with the nitrogenous base structure, तो वो संरचना कहलाएगी न्यूक्लियोसाइड। अर्थात जो डीएनए की यूनिट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड, इट इज मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड विद अ अटैच्ड फॉस्फेट ग्रुप। तो इस प्रकार से किसी भी डीएनए अणु के, although it is a very complex molecule, पर उसके बेसिक कंपोनेंट्स एक पेंटोज शुगर,
जो इस केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज इसलिए क्योंकि इसमें जो आपका ये 2' पॉइंट है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है। जब दूसरा न्यूक्लिक एसिड जो होता है आरएनए, उसकी बात करते हैं तो पेंटोज शुगर इज द राइबोज शुगर। और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में अंतर यही है कि ये जो 2' कार्बन है, इसमें राइबोज में तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है डीऑक्सी, and that leads to the formation of this molecule, that is the deoxyribose sugar. Now, this cyclic structure of this pentose sugar, इसके जो कार्बन्स हैं उसको जब हम नंबरिंग करते हैं तो दे आर नंबर्ड एज 1', 2', 3', 4' and 5'. In case of nucleic acids, not simply 1, 2, 3, 4 or 5. यह इसलिए है क्योंकि इसी न्यूक्लियोटाइड में यूनिट में एक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दैट इज द नाइट्रोजनस बेस। ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक, और इसमें भी कार्बन, इसमें भी ये मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन और कार्बन। तो इनकी नंबरिंग विदाउट द प्राइम चलती है, एंड इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट कि हम किस रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम शुगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं या हम नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए जब भी हम शुगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम प्राइम के साथ करते हैं। और अब बात कर रहे हैं अपन इस नाइट्रोजनस बेस की, तो डीएनए के मॉलिक्यूल में 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। प्यूरिन्स, 2 क्लासेस, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स वास्तव में बाइसाइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें 2 रिंग स्ट्रक्चर हैं विच आर हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजन और कार्बन। और जो 2 प्यूरिन्स डीएनए के मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, बेसिक प्यूरिन्स, दे आर द adenine and the guanine. So adenine and guanine, the 2 nitrogen bases present in the DNA molecules, they are purines, जबकि pyrimidines होते हैं DNA molecule में थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में हम देखेंगे कि थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। वास्तव में जो यूरासिल है उसमें से अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए 5 कार्बन पे, तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ थाइमीन। दैट मीन्स थाइमीन इज 5 मिथाइल यूरासिल। एनीवे, इन डीएनए मॉलिक्यूल दिस pyrimidines, they are मोनोसाइक्लिक, वही नाइट्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स, cyclic structures, and the 2 pyrimidines, they are thymine and cytosine. और तीसरा मॉलिक्यूल which is the component of nucleotide, the monomer of DNA, is the phosphate group. यह phosphate group gives the negative charge to the DNA molecule on the whole. इस फॉस्फेट का बंध बनता है विद दिस न्यूक्लियोसाइड। दिस आर यहाँ पे ये है न्यूक्लियोसाइड, यानी शुगर एंटिटी कोवेलेंटली बाउंडेड टू द नाइट्रोजन बेस, और वो न्यूक्लियोसाइड आकर के इस फॉस्फेट पे जुड़ जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। ये देखिए
इसमें दिस इज द आपका नाइट्रोजन बेस, जो प्यूरीन्स हैं उनका जो N9 है उस पॉइंट पे शुगर मॉलिक्यूल जुड़ता है और शुगर का ये 1 प्राइम जो कार्बन है दैट forms the covalent bond with the N9 of purines और pyrimidines, जिस केस में एक सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है वहां पे N1 के साथ 1 prime point of this sugar it forms the covalent bond. तो इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर कोवेलेंटली बॉन्ड होता है। शुगर के 1 प्राइम पॉइंट पर ही नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, चाहे प्यूरीन जुड़े चाहे पिरिमिडीन। इस शुगर मॉलिक्यूल के जो कार्बन 5 प्राइम है ये जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप से, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड। और इस फॉस्फेट का जो दूसरा पॉइंट है वो जो फॉस्फेट ग्रुप है इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड, यानी दो न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, और दो नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ते हैं बाय मींस ऑफ अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम कार्बन पे जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर मॉलिक्यूल के 3 प्राइम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करता है, resulting in the formation of a phosphodiester bond. So two nucleotides, they are joined together by means of a phosphodiester bond. और ये बॉन्डिंग होती है इन द 5' to 3' डायरेक्शन, यानी आने वाले न्यूक्लियोटाइड का जो 5' सिरा है, 5 प्राइम सिरा है, वो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल के 3 प्राइम पर अवेलेबल फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करता है। एंड इन दिस वे दिस molecule, this chain of nucleotides, this polynucleotide chain, इसके आकार में वृद्धि होती है। 1 by 1 nucleotides they are added upon by means of this bonding between two nucleotides. और इस प्रकार से ग्रेजुअली एक सतत श्रृंखला बन जाती है न्यूक्लियोटाइड्स की, जिसमें प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अपने पास वाले न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा लिंक्ड होता है। डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स, वी से इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स से मतलब है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। सो इन अ डीएनए मॉलिक्यूल अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस मॉडल इज कि ये वाले जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है कि यदि एक का 5' से 5 प्राइम से 3 प्राइम सिरा इस दिशा में जा रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड का जो सिरा है 5 प्राइम से 3 प्राइम वो उसकी विपरीत दिशा में जाएगा। समानांतर हैं पर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ दिस स्ट्रैंड वो विपरीत है। और विपरीत कैसे है ये देखिए, यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल है उसका डायरेक्शन
दूसरे स्ट्रैंड पर उपस्थित शुगर मॉलिक्यूल के डायरेक्शन के विपरीत है। तो इस प्रकार से यह डीएनए का अणु बन जाता है जिसमें दो स्ट्रैंड्स, ये जो अपने साइड की शुगर फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर लिंक्स द्वारा जुड़ी हुई शुगर और फॉस्फेट के ऑल्टरनेट मॉलिक्यूल्स की बैकबोन है, ये आमने सामने है और दोनों ही स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजन बेस हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे के सम्मुख हैं। तो इस प्रकार से जो एक डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें there are two polynucleotide strands that face each other and are anti-parallel to one another. दोनों स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो बीच की तरफ हैं, एक दूसरे के सम्मुख हैं, and because of this hydrogen bonds they are formed between these nitrogen bases जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्पेसिफिक है। हमेशा एक प्यूरिन के सामने एक पिरिमिडीन ही पाया जाएगा और उसमें भी यह निश्चित है कि जब भी एडेनिन होगा तो उसके सामने थाइमिन आएगा और जब ग्वानिन होगा तो उसके सामने साइटोसिन ही आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो डायमीटर है डीएनए के डबल हेलिक्स का वो निश्चित है और इस कन्फर्मेशन में जो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सामने आ सकते हैं जिनमें सफलतापूर्वक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, वो यही पेयर हैं और ये है अपना चारगाफ रूल। सो चारगाफ सेड दैट there's complementary base pairing between these nitrogen bases. Adenine will form two hydrogen bonds with thymine, whereas guanine will form three hydrogen bonds with cytosine. और यह जो सुनिश्चितता हुई, इस निश्चितता के कारण एक फायदा ये हुआ कि the replication of this molecule, of this biopolymer, it could be explained, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो ट्यूटोरियल में। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये स्थायित्व प्रदान करते हैं इस बहुलक को। इसके अतिरिक्त पाई बॉन्ड्स दे आर फॉर्म्ड बिटवीन दीज नाइट्रोजन बेसिस जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं एंड दैट गिव्स स्टेबिलिटी टू दिस मॉलिक्यूल। तो अगर हम एक बार देखें तो यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य फॉस्फोडाइस्टर बंध है, नाइट्रोजन बेस शुगर एंटिटी और ये कोवलेंट बॉन्ड्स द्वारा जुड़े हुए हैं। आमने सामने के नाइट्रोजन बेसिस के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ऊपर नीचे के मतलब जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके नाइट्रोजन बेसिस के मध्य पाई बॉन्डिंग द्वारा एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है एंड दिस लीड्स टू द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें which is the basis of life, which is the basis of heredity. ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं जो अभी हमने बात करी, यह सीधे एक
लीनियर मॉलिक्यूल के रूप में नहीं होते हैं, ये हेलिक्स के रूप में होते हैं, जो वॉटसन क्रिक ने बताया था, जिसकी बात हमने इस ट्यूटोरियल के शुरू में करी थी। हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं मतलब एक ट्विस्टेड सीढ़ी के आकार के, स्पाइरल स्टेयरकेस के आकार। ये दोनों जो अपन डायग्राम बनाते हैं, नॉर्मली व्हाट वी डू इज दैट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, जो अपन डायग्राम बनाते हैं वो ये बना देते हैं जब डीएनए का डायग्राम बनता है। तो दिस इज बेसिकली नॉट द केस, इट इज रॉन्ग। सो ये नहीं होता है। वास्तव में it is the spiral, the helical structure that is present in the DNA molecule, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड हैं एक सेंट्रल एक्सिस के आर पार घुमावदार रूप में व्यवस्थित हैं, और पूरे मॉलिक्यूल में इनके जो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस है वो समान रहता है। इस पॉइंट पे हमको ये दोनों मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, पर वास्तव में घुमाव के कारण। तो यहाँ पर इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 to 22 आर्मस्ट्रॉन्ग वाइड होता है। एक घुमाव में अप्रोक्सीमेटली 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस कवर होता है, और नंबर ऑफ बेस पेयर्स present, they are 10. So the distance between two adjacent nucleotides is approximately 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। यह सब निश्चित है, and this standard form of DNA is the B type of DNA. टाइप्स ऑफ DNA की भी आगे बात करेंगे कभी। तो इसमें ये बैकबोन तो बनी हुई है फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल्स की, बीच में ये जो दोनों बैकबोन्स को जोड़ने का काम हो रहा है, ये हो रहा है नाइट्रोजन बेसिस के द्वारा, जो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, और पास के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच मध्य का डिफरेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और इस घुमाव के कारण यह दो ग्रूव्स बन जाते हैं। ये ग्रूव्स में एक है मेजर ग्रूव जो अप्रोक्सीमेटली 22 आर्मस्ट्रॉन्ग डीप होता है, और दूसरा है माइनर ग्रूव। इधर मेजर आ गया तो उसके सामने माइनर आ गया, नेक्स्ट में इधर की तरफ मेजर आ जाएगा और दूसरी तरफ माइनर आ जाएगा, घुमाव के कारण, हेलिकल स्ट्रक्चर के कारण। तो जो माइनर ग्रूव है वो अप्रोक्सीमेटली 12 आर्मस्ट्रॉन्ग डीप होता है, और ये वो पॉइंट्स हैं which are specific, जिसमें different proteins they get associated with these grooves, resulting in the formation of our chromatin, that means DNA associated with proteins. Phosphate के कारण backbone is negatively charged. These माइनर एंड मेजर ग्रूव्स ये एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं जिस पर स्पेसिफिक प्रोटीन्स जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रतिपादित किया वॉटसन और क्रिक ने, उस स्ट्रक्चर के कारण या उस स्ट्रक्चर के द्वारा डिफरेंट
functions and properties of this biomolecule, the vital biomolecule, it can be explained. Thank you.